अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो वो सब्सिडरी की एक एडजस्टमेंट रहती थी, वो पूरी कर लेता हूँ और फिर एसोसिएट कराता हूँ शुरू। एक एडजस्टमेंट मैंने छोड़ी हुई थी बैलेंस शीट में भी और इनकम स्टेटमेंट में भी। बैलेंस शीट वाले नोट्स खोलें। हैं? हाँ हाँ, कल पूरा करा के ना उसका एक क्वेश्चन ही कराऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये तो आसान सा है। चलो 2 करा दूंगा। जी एसओएफपी में एडजस्टमेंट नंबर 7 छोड़ी थी मैंने। इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर मैं आपको ना ये बताता हूँ कि ये किया क्या हुआ मैंने। ये सीफैप में बड़ी पसंद आई हुई है एग्जामिनर को एडजस्टमेंट, और सीफैप का मतलब है कि फिर वो कैफ में भी इसको पूछता है, मजीद पूछ सकता है, क्योंकि कैफ के सवाल बनाने के लिए सीफैप का मटेरियल तो है ही ना अवेलेबल। अब आप IAS 37 के लेक्चर ले चुके, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और लेक्चर ले लिए होंगे। पहुंच गए थे। कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन में बड़ा फर्क ये है कि प्रोविजन को करते हैं रिकॉर्ड, कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। IAS 38 ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जो एस की बुक्स में हैं तो कंसोलिडेट करते हुए हम उनकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर रहे थे, और ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जो IAS 38 ने मना किए हुए थे लेकिन वो परचेज्ड होते तो मान लेता, जैसे ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, अगर वो परचेज्ड होते तो IAS 38 मान लेता। तो उनको कंसोलिडेशन में क्या कर रहे थे, उनको कंसोलिडेशन में ला रहे थे, उनको एसेट मान रहे थे, गुडविल की वर्किंग में, नेट एसेट्स में ऐड, और फिर उस पर अमोर्टाइजेशन ला रहे थे। अगर एस की कोई लायबिलिटी है जो एस की बैलेंस शीट में है तो वो तो एस की बुक्स में है और उस पर जैसे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पड़ी है वैसे ही होगी। लेकिन अगर कोई एस की कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, मैं एसओएफपी में एडजस्टमेंट 7 बता रहा हूं पहले, अगर एस की कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी थी एक्विजिशन डेट पे, एस के खिलाफ कोई केस हुआ था, तो अगर केस हुआ था लेकिन बेशक वकील बोलता रहे कि परेशानी की बात नहीं है, बहुत बेकार केस है, फिर भी एक धब्बा तो लग गया ना। तो जब शेयर्स बेचे होंगे तो पेरेंट ने इसके पैसे काटे होंगे ना, कि नहीं। दोबारा, अगर एस के ऊपर एक केस हुआ और वो एस की बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब प्रोविजन नहीं बनी हुई, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो बेशक बुक्स में प्रोविजन नहीं बनी हुई लेकिन एक धब्बा तो है ना। आप कोई चीज़ भी खरीदने लगे ना, पता लगे इस पे केस हुआ है, तो रेट गिर जाता है मार्केट में उसका। तो यकीनन जो पैसे दिए गए होंगे उसमें इसका भी इफेक्ट आया होगा। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इज्जत के साथ लायबिलिटी माना जाएगा। ये है एडजस्टमेंट। अगर एस का कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो IAS 38 ने मना किया हुआ था लेकिन अगर परचेज्ड होता तो ग्रुप में ला रहे हैं ना उसको, तो इसी तरह से एस की कंटिंजेंट लायबिलिटी है जिसको IAS 37 ने मना किया हुआ रिकॉर्ड करने से, लेकिन एक परेशानी तो है। तो इस परेशानी को ग्रुप वाले एक लायबिलिटी के तौर पे मानेंगे। लायबिलिटी के तौर पे मानने का मतलब है कि गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से माइनस और लायबिलिटीज में शामिल कर लेंगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एस की एक्विजिशन डेट पे थी। अच्छा, आज क्या है बात की बात है, मैं बता रहा हूं एक्विजिशन डेट पे थी तो एस की बैलेंस शीट में आ रही होगी।
एस की बैलेंस शीट में आ रही होगी नहीं, तो ये एस की एक कंटेंजेंट लायबिलिटी उस दिन थी जो उसकी बुक्स में नहीं थी, लेकिन टेंशन तो है ना, तो ग्रुप वाले इस टेंशन को मानेंगे लायबिलिटी। तो गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और बैलेंस शीट में फेस पे लायबिलिटी बना लेंगे। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अभी ना कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर ये मैंने केसेस क्या बनाए मैं समझाता हूं। यहां तक बात समझ आई? एक्विजिशन डेट पे एस की एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, एस की बुक्स में आ रही है नहीं आ रही ना, लेकिन ग्रुप की नजर में इसको लायबिलिटी माना जाएगा क्योंकि मनहूस एक केस तो है ना, तो इसको लायबिलिटी मानना है। यानी गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और फेस पे लायबिलिटी बना लेंगे। अब इसके अगली बात जो है ना वो एक ज्यादा मुश्किल बात है। IFRS 3 की अप्रोच ये है जो अगली बात बताने लगा हूं कि एस ने एक्विजिशन डेट पे इसको लायबिलिटी माना हुआ था। एस ने एक्विजिशन डेट पे इसको अपनी बुक्स में रखा हुआ था? नहीं रखा हुआ था ना, तो ग्रुप ने इसको एक्विजिशन डेट पे मान लिया ना लायबिलिटी, गुडविल की वर्किंग में माइनस कर दिया और फेस पे लायबिलिटी बना ली। एक्विजिशन डेट पे हमने इसको लायबिलिटी मान लिया और गुडविल की वर्किंग में से, यहां तक कर लिए मैंने बात, वही बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एस ने इसको लायबिलिटी नहीं माना हुआ था, लेकिन ग्रुप इसको मानेगा लायबिलिटी। एक्विजिशन डेट पे गुडविल की वर्किंग में से लेस करेगा और लायबिलिटी मानेगा। यहां तक ओके ना? अब इसके बाद या तो एस भी इसको अब लायबिलिटी मान चुका हुआ है। क्यों मान चुका हुआ है? हो सकता है नहीं 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 नहीं, एस या तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद इसको लायबिलिटी मान चुका हुआ है। क्यों मान चुका है? क्योंकि अब कंडीशंस पूरी होने लग गई हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ग्रुप ने मान लिया है। या तो कंडीशन पूरी होने लग गई हैं, तो या तो इसको एक्विजिशन के बाद एस लायबिलिटी मान चुका होगा, या नहीं मानी होगी, या सेटल हो गई होगी। ये दो तीन ही बातें हो सकती हैं। या तो आज ईयर एंड तक ये सेटल हो गई होगी, या फिर स्टिल कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी, या फिर उसको लायबिलिटी बना चुका होगा। ये तीन ही बातें हो सकती हैं, या सेटल हो गई होगी, या इसने कुछ भी नहीं किया होगा स्टिल कंटिंजेंट होगी, या फिर वो पक्की लायबिलिटी बना चुका होगा। ये तीन ही बातें हो सकती हैं। अगर तो ये हो गई हुई है सेटल तो इसका जवाब और है, लेकिन अगर ये अभी तक सेटल नहीं हुई तो IAS की अप्रोच ये है कि जितनी हम एक्विजिशन डेट पे इसको वैल्यू असाइन कर चुके, मिसाल के तौर पे 300 मिलियन। अच्छा एडजस्टमेंट ना समझने में है मुश्किल, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने फार्मूले बना के दिए। मैं फार्मूले लगा लेंगे सवाल हो जाएगा। तो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मुख्तलिफ वैल्यूज लेके समझाता हूं, लेकिन अगर ना भी समझ आए तो फार्मूले लगा लें, काम चल जाएगा। लेकिन मैं समझा रहा हूं, अगर एक्विजिशन डेट पे इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू 300 मिलियन थी, तो हमने ग्रुप बनाते हुए क्या किया, एक्विजिशन डेट पे इसको मान रहे हैं तो लायबिलिटीज में ले आएंगे और गुडविल की वर्किंग में। अब इसके बाद आज ईयर एंड आ चुका हुआ है, तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो ये सेटल हो गई हुई है, या स्टिल कंटिंजेंट लायबिलिटी है, या एस इसको लायबिलिटी मान चुका है। अगर सारी दुनिया सुन रही है बातें। दोबारा, एस की एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो एक्विजिशन डेट पे थी। कंटिंजेंट लायबिलिटी थी यानी एस की बुक्स में तब नहीं थी, तो एक तो हमने ये करना है कि इसको एक्विजिशन डेट पे ग्रुप की नजर से इसको मान लेना। जैसे IAS 38 में वो कुछ इंटेंजिबल एसेट्स के साथ सलूक कर रहे थे जिनको IAS ने नहीं माना हुआ था क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड थे। परचेज होता
तो मान लेते। तो उनको हमने यही किया था ना कि गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड किया था और एसेट बनाया था, और उसके बाद जितना अरसा गुजरा था उसमें अमॉर्टाइजेशन की थी। तो अभी उसी का एक उल्टा वर्जन है कि एस की एक कंटेंजेंट लायबिलिटी थी जो IAS 37 के मना करने की वजह से उसकी बुक्स में तब नहीं थी, तो ग्रुप उसको इज्जत देगा, लायबिलिटी बनाएगा, और चूंकि एक टेंशन है तो गुडविल की वर्किंग में से नेट एसेट्स में से करेगा लेस। अब बात हो रही है कि इसके आगे क्या है। ईयर एंड आ चुका हुआ है, या तो ये सेटल होके किस्सा खत्म हो गया होगा, या आज भी ये कंटिंजेंट ही होगी, या फिर लायबिलिटी बन चुकी होगी। अब अगर तो सेटल हो गई है ना, तो इसका जवाब आसान है, वो आगे बताता हूं। लेकिन अगर आज भी ये पेंडिंग है, तो IAS की अप्रोच ये है कि जितनी आपने इसको इज्जत एक्विजिशन डेट पे दे दी, मतलब जितनी वैल्यू ये बना चुकी, जब तक ये सेटल नहीं हो जाती ना, इसको इससे कम ना होने देना। अगर सेटल हो गई तो उसका जवाब सिंपल है, वो अलग से बताता हूं। लेकिन अगर अभी तक सेटल नहीं हुई, तो IAS का बस मकसद ये है कि जितनी वैल्यू हम इसको एक्विजिशन डेट पे अनाउंस असाइन कर चुके हुए हैं, आज बैलेंस शीट में इससे कम ना होने पाए। यानी अगर एस उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर चुका और 220 पे रिकॉर्ड कर चुका, तो एस की बैलेंस शीट में 220 आ रही होगी ना, लेकिन IAS की ख्वाहिश क्या है कि ये 300 ही शो हो। हां, अगर एस इसको 320 कर चुका है फिर ठीक है, 320, उससे कम ना शो होने पाए, ये मकसद है IAS का। क्योंकि अगर कम कर दिया तो हम इनकम बना रहे होंगे, तो इसको वो बिला वजह इनकम नहीं बनाने देना चाहता। थोड़ी सी भी बात समझ आई तो मैं इसको और गहरा करता हूं। तो IAS की जिंदगी जो है ना, उसकी ख्वाहिश ये है कि एक्विजिशन डेट पे चूंकि हम इसको एक वैल्यू असाइन कर चुके, तो जब तक ये सेटल नहीं हो जाती, इसको ग्रुप बैलेंस शीट में इससे गिराना नहीं। हां, बढ़ा लें तो ठीक है, कम नहीं करना। तो अगर एस ने इसको आज तक स्टिल रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो एडजस्टमेंट क्या बनी? बस यही। लेकिन अगर एस बना चुका है इसको 320, तो हम लायबिलिटी को 320 शो करना चाहेंगे कि 300? और अगर एस बना चुका है 120, तो हम कितनी शो करना चाहेंगे? 300। अब ये सब करना कैसे है, इसके लिए मैंने ना कुछ फार्मूले बनाए हुए हैं जिनसे एंड रिजल्ट वो हासिल हो जाएगा जो IAS चाह रहा है, और मैं आपको मुख्तलिफ वैल्यूज से वो फार्मूले लगा के बताता हूं। कम से कम दर्जा यह है कि आपको फार्मूले लगाना आ जाए, और अफजल दर्जा यह है कि मैं आपको समझा भी सकूं कि वो किया क्या है। केस 1 क्या बनाया है मैंने? मैंने ना 3 सिनेरियो बना के फार्मूले बनाए हुए हैं। केस 1 मैंने बनाया कि ऑब्लिगेशन अभी तक है और एस ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, यानी ये आज तक एक कंटेंजेंट लायबिलिटी ही है। इसकी मिसाल बनाता हूं, ये मैं आपको SOFP करा रहा हूं, ठीक है। इसकी मिसाल बनाता हूं। एक्विजिशन डेट पे इसकी वैल्यू लगाई थी 10 मिलियन। अब हम लोग सॉल्यूशन में क्या क्या करेंगे? एस की बुक्स में आज तक नहीं आ रही है, तो हम क्या करें? गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से ये 10 माइनस कर देंगे, और SOFP में करंट लायबिलिटीज में ये 10 ऐड कर देंगे। ठीक है। एस ने इसको लिफ्ट ही नहीं कराई थी, हमने करा ली, और एस ने आज तक नहीं कराई भी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसको एक्विजिशन डेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया। ये मिसाल आई समझ है जी? ठीक है, चले। अब देखें मैंने अंग्रेजी क्या लिख के दी हुई है। केस 1 मैंने अंग्रेजी क्या लिख के दी है, करना क्या है? इस कंटिंजेंट लायबिलिटी की एक्विजिशन डेट की वैल्यू एक तो
गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस कर दें और दूसरा लायबिलिटीज में ऐड कर दें। ठीक है, करना क्या है ये मैंने वो बता दिया। केस 1 ओके। केस 2, केस 2 क्या बनाया हुआ है मैंने? एस ने बना लिया सर, एस ने सब्सिक्वेंटली लायबिलिटी प्रोविजन बना ली है, लेकिन एक डिफरेंट अमाउंट पे। अच्छा, ये मैंने केस 1 की एग्जांपल बनाई थी, ये एग्जांपल्स लिख लेना, फायदा होगा, कल को रिवीजन करते हुए फायदा होगा। क्योंकि आप बेशक यूट्यूब पे लेक्चर है, लेकिन आपने कौन सा बार बार लगा लेना है। ये मैंने केस 1 की मिसाल बताई। यस सर, S has now recognized a provision for 7 million। तब उस कंटिंजेंट लायबिलिटी की वैल्यू इतनी थी, लेकिन बाद में एस ने इसको 7 मिलियन की प्रोविजन बना लिया हुआ। ग्रुप ने इसको एक्विजिशन डेट में 10 मिलियन की वैल्यू लगाई थी, जबकि एस इसको लायबिलिटीज में 7 ला चुका। तो हम ग्रुप बैलेंस शीट में क्या देखना चाहेंगे, 10 या 7? 10। लेकिन इसमें आ क्या रहा है, 7। तो क्या करें, 3 और बना देना। ठीक है, ये ऐसे ही करें या ये चेंज हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हमने एक्विजिशन डेट पे तो उसको 10 ही वैल्यू लगाई थी ना, तो गुडविल की वर्किंग में तो यही होगा। अब एक तीसरा काम और करना पड़ेगा। हम इसको कब की टेंशन कह रहे हैं? एक्विजिशन डेट की, जबकि एस ने इसको बाद में एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कर लिया। तो एस इसको अपनी रिटेन अर्निंग के अंदर एक्सपेंस ले चुका हुआ है। ये तो पोस्ट एक्विजिशन का एक्सपेंस ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं तो पुरानी टेंशन है, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। हाँ जी, एस इसको एक्सपेंस बना चुका ना। एस ने क्या किया, एस अपने पास एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 7 मिलियन कर चुका, और उसने ये बाद में किया, मतलब इसको पोस्ट फेज में एक्सपेंस क्या बैठा। हमारे नजदीक तो टेंशन ही प्री फेज की है, पोस्ट फेज की तो है ही नहीं, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको फार्मूला क्या बना के दिया है, केस 2 के डब्बे में देखे मैंने क्या लिखा हुआ। नंबर 1, 10 मिलियन को गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से ये वो हो गया। फिर मैंने क्या कहा, नंबर 2, इस 10 को करंट लायबिलिटीज में ऐड कर दें। 10 ऐड कर दिया। फिर मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा, ये मैं क्या बात कर रहा हूं,
10 और 7 में से जो लोअर है मतलब 7, उसको क्या करें, एस की रिटेन अर्निंग में ऐड कर दें और में से ये मैंने एक्चुअली आपको 3 बना के दिखाया है, जो भी कॉन्सेप्चुअली समझा रहा था ये मैंने वो 3 बना के दिखाया है और ये यहां ऐड करना तो बता ही दिया था। तो इसको करना कैसे है वो फार्मूला बना दिया। नहीं, वो तो आपको कॉन्सेप्ट कहां याद रहना है, ये कॉन्सेप्ट बताया था ना। तो अब करने वाली बात 3 ना करें, आप 10 ऐड करें, 7 लेस करें। 3 आपको याद ही नहीं रहना, वो तो क्लास से निकलते भूल जाना है, इसलिए फार्मूले बना के दिए हैं। 3 मैंने आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझाया था, लेकिन सवाल करते हुए आपको 3 याद ही नहीं रहना, तो फार्मूला बना के दे दिया कि 10 यहां ऐड यहां से लेस और 7 यहां ऐड यहां से लेस। फार्मूला बना दिया ना तो उससे फिर याद रह जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ 3 लिख के ये दिखाया था कि जो कॉन्सेप्चुअली 3 ऐड होना था, ये देखो मैंने वही ऐड कराया है। 3 ज्यादा आसान लग रहा था, वो आपको भूल जाना है। ये ऐड ये लेस, ये ऐड ये लेस, ये याद रखना आसान है, लेकिन 3 आपको याद ही नहीं रहना। 3 कहां से आया, क्योंकि सवाल में तो 3 है ही नहीं। ये 7 ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है, ये हमने खुद ऐड किया। केस 2 ही की एक और मिसाल बताता हूं। हाँ जी, ये बता दूं, इसको कर देता हूं मैं 12। पहले कॉन्सेप्चुअली चलते हैं। एक्विजिशन डेट पे चूंकि 10 था तो गुडविल की वर्किंग में तो 10 ही लेस होगा। एस इसको अपनी बुक्स में अब ला चुका हुआ है, कितना, तो आईएएस की ख्वाहिश क्या है कि 12 रहने दें या 10 कर दें। 12 रहने दें, तो 12 ओके है। यहां से 10 लेस, यहां ऑलरेडी 12 आ रहा है, बस ठीक है। लेकिन रिटेन अर्निंग में एक मसला ये हुआ कि एस ने इसको एक्सपेंस 12 बना दिया हुआ है, जबकि हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो इस 12 में से 10 की टेंशन तो प्री एक्विजिशन थी, मजीद कितनी टेंशन बनी, 2। तो कॉन्सेप्चुअली 10 चूंकि प्री फेज से रिलेटेड है तो यहां एक्सपेंस आना चाहिए, और पोस्ट फेज जो मजीद टेंशन बनी है वो आना चाहिए, जबकि यहां पर तो 12 आ रहा है। 2 कैसे बनाए इसको, 10 ऐड बैक करके, ताकि पोस्ट फेज में 2 का एक्सपेंस रह जाए, वो जा रहा है ना। तो फिर इसी तरह से कमजोर दिल बच्चों के लिए मैंने फार्मूला क्या बना दिया, फार्मूला टेबल दोबारा पढ़ें, टेबल दोबारा पढ़ें। केस 2 पॉइंट नंबर 1, केस 2 का ये सवाल गौर कराया है। केस 2 का पॉइंट 1, एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू को गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस करें और करंट लायबिलिटीज में कर दें ऐड, कर दें। 10 कर दिया ऐड, ठीक है। आगे पॉइंट 2, ना ना ना, क्या लोअर, ना ना ना, मैंने तो आपको एक पूरी कोशिश करके एक परफेक्ट किस्म का फार्मूला इजाद करके दिया है। ये बड़ी मेहनत करके फार्मूला बनाया यार, बेइज्जती ना करे यार। लोअर ऑफ यानी 10 और 12, इन दोनों में से लोअर
10, क्या करूं उसको? एडिट टू सारी कर दिया ऐड, और डिडक्ट फ्रॉम, क्या हुआ? ये लड़ मर के खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खुद ही लड़ मर के खत्म हो जाएगा, ये 10 इधर ऐड हो जाएगा। ये भी नहीं समझ आया करना क्या है, ये भी नहीं समझ आ रहा, तो इसीलिए फार्मूला बनाया हुआ है। देखो कॉन्सेप्चुअली लायबिलिटीज में 12 शो होना चाहिए, तो बस 12 हो रहा है, ओके। लेकिन एस ने 12 एक्सपेंस बना दिया है पोस्ट फेज में, जबकि हमारे मुताबिक इसमें से 10 प्री फेज की टेंशन थी। अब वो टेंशन 2 और बढ़ गई है, तो पोस्ट फेज में 2 एक्सपेंस आना चाहिए, जबकि एस ने 12 बनाया हुआ है, तो हम उसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए 10 ऐड बैक कर रहे हैं। मुश्किल हो गई ना बात, इसीलिए फार्मूला बना के दिया। किसी को समझ आ भी रही है? कॉन्सेप्ट जरूर समझें, लेकिन ये बस खुशी के लिए, बस इससे ज्यादा रहना नहीं है ये कॉन्सेप्ट। जी हाँ, वैल्यूज पुट नहीं करनी आ रही, वो जरूर बताएं, दोबारा बता देता हूं जी। करना क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट। आज हम ईयर एंड पे खड़े हैं, एस लायबिलिटी बना चुका कितनी? 12, तो उसने यकीनन एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट की होगी ना। एक्विजिशन डेट है ए, एस ने अब जाके इसको एक्सपेंस बनाया है, तो एस ने सारा का सारा 12 एक्सपेंस पोस्ट फेज में बनाया, जबकि हमारे नजदीक इस टेंशन की 10 वर्ष तो एक्विजिशन डेट पे ही थी, तो एक्सपेंस ये सारा का सारा पोस्ट फेज का, तो 12 कहना ठीक नहीं है। एक ऑब्लिगेशन जिसको हम एक्विजिशन डेट पे एक मनूस चीज समझ के गुडविल की वर्किंग में से लेस करना चाह रहे हैं, अब वो 10 से मजीद 12 तक पहुंच गई है, तो ग्रुप की नजर में मजीद कितना एक्सपेंस हुआ? तो पोस्ट फेज में 2 एक्सपेंस आना चाहिए ना, जबकि एस सारे के सारे 12 को एक्सपेंस ले रहा है, तो उसको 2 कैसे बनाए? 10 ऐड बैक करके। ओके, ठीक है कि नहीं? और तीसरा डब्बा क्या बनाया हुआ है कि या तो सेटल हो गई हुई है, या फिर एस लायबिलिटी बना चुका हुआ है, कितनी? उतने 10 मिलियन पे वो लायबिलिटी बना चुका है। तो केस 3 की 2 मिसालें बताता हूं। एस बना चुका हुआ है ये, पहले कॉन्सेप्चुअल, गुडविल की वर्किंग में तो ये लेस होगा। एस 10 ऑलरेडी बना चुका, हम मजीद कुछ करें? नहीं, तो बना चुका। एस एक्सपेंस बना चुका है 10, जबकि हमारे नजर में तो ये प्री फेज का एक्सपेंस है, तो 10 ऐड बैक कर दें। अब बताएं फार्मूला क्या बनाया मैंने? ये और बस, तो 10 वहां से लेस और यहां प्लस। केस 1 जैसे नहीं केस 3 की एक और मिसाल। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं लगता याद रहना है, लेकिन ये वैल्यूज पुट करना, ये जो मैंने ऐड लेस करके बताया, ये जरूर हो रहा हो आपसे।
एस पेड सेटल्ड, किस्सा खत्म। 8 मिलियन, 8 मिलियन देके मामला सेटल हो गया। गुडविल की वर्किंग में तो 10 लेस होगा। लाइबिलिटीज में कहाँ हुआ है? कौन सी लाइबिलिटी? कोई लाइबिलिटी नहीं भाई, लेकिन एस ने एक्सपेंस बनाया हुआ है 8, क्योंकि उसने किया हुआ एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। यानी वो ऑब्लिगेशन जिसको हम पहले ही 10 मान चुके थे वो 8 में सेटल हो गई। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? 2 का गेन है, जबकि एस कह रहा है 8 का एक्सपेंस है। ग्रुप कह रहा है 2 का गेन है। मैंने फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है? एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू, यहां लेस और यहां ऐड। ओके, ले खड़े खड़े बदल देते हैं इसको। ये ले 18। आप बताएं क्यों? क्योंकि सेटल हो गया जब, तो यहां तो कुछ है ही नहीं। और ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज एक्विजिशन डेट पे 10 की थी वो फाइनली 18 में सेटल हुई। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से मजीद एक्सपेंस कितना हुआ? जबकि एस कह रहा है 18। 8 कैसे बनाए इसको? 10 ऐड बैक करके। तो यहां ऐड, वहां लेस। तो ये मैंने आपको ना 3 केसेस बना के फार्मूले बना दिए। सवाल में क्या करना है वो ऐसे हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो बता दिया कि एक्विजिशन डेट पे ग्रुप उसको एक लायबिलिटी की इज्जत देगा, और अगर सेटल हो गई है तो फिर तो बात खत्म ना। लेकिन अगर सेटल नहीं हुई है तो जितनी उस वक्त बनाई थी उससे कम नहीं करनी। बढ़ती है तो बढ़ जाए, कम नहीं करनी। अच्छा, एसोसिएट की भी चूंकि मैं आपको बैलेंस शीट करा रहा हूं ना पहले, तो मैं ये बैलेंस शीट करा के छोड़ रहा हूं। एसोसिएट पे आते हैं। फिर जब एसोसिएट की इनकम स्टेटमेंट करानी होगी तो जो मैंने इनकम स्टेटमेंट में कंटिंजेंट लायबिलिटी बतानी है फिर तब बता दूंगा। ये मैंने आपको एसओएफपी पूरी कर दी। एसोसिएट पे आते हैं, इसको कर लें नोट। एसोसिएट group SOFP with associate। यानी सवाल होगा ग्रुप का ही, P और SE होगा, लेकिन साथ एक एसोसिएट भी होगा। एसोसिएट क्या होता है? टैक्स पढ़ा हुआ है? टैक्स में है एसोसिएट? तो वो जो टैक्स वाला एसोसिएट है ना, उसको भूल जाए। वैसे तो आपको वैसा वैसा सही लगेगा, लेकिन ग्रुप में आपने वो टैक्स वाला एसोसिएट मिक्स नहीं करना। वो टैक्स के लिए था। क्या था? 20% बस? नहीं, टैक्स में यही डेफिनेशन है या कुछ और भी है? हाँ, तो इसलिए ना, हाँ, तो टैक्स वाले नॉलेज को वहीं रखें। अकाउंटिंग के अंदर अगर कंपनी ए, बल्कि कंपनी पी, कंपनी एस में इसकी इन्वेस्टमेंट अगर 50% से ज्यादा है,
तो ये उसकी क्या है? सब्सिडरी। ये सब्सिडरी है और ये पेरेंट है। कोई कंपनी आई है, कंपनी पी की इसमें इन्वेस्टमेंट 20% से कम है। कम सुफी नहीं, तो ये सिंपल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। IFRS 9 वाली। कंपनी पी की इन्वेस्टमेंट कंपनी जे में 50%। इससे कंट्रोल का रिश्ता बनता है और ये है जॉइंट अरेंजमेंट जो CFA 1 में, FAR 2 की औकात से बाहर है। और अगर कंपनी पी की कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट 20% या 20% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो फिर इस रिश्ते का नाम है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और ये इसकी एसोसिएट है। तो या तो पी ने शेयर्स खरीदे होंगे किसी दूसरी कंपनी के 50 से ज्यादा, तो ये सब्सिडरी है, या खरीदे होंगे 50 तो ये जॉइंट अरेंजमेंट है, CFA 1 में पढ़ेंगे, या खरीदे होंगे 50 से कम लेकिन 20 तक, ये एसोसिएट है। और अगर 20 से भी कम तो ये सादी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको ये इस तरह से करके ज़्यादा आसान लगता है तो ऐसे कर लें, या मैं इसकी एक और शक्ल बना देता हूँ, वो देख लें। अगर 20 से अंदर अंदर है तो बस सादी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, 20 या 20 से ऊपर लेकिन 50 से कम तो ये एसोसिएट, 50 से ऊपर है तो सब्सिडरी, और पूरे 50 पे ये जॉइंट अरेंजमेंट है, ये CFA 1 में आएगा।
अब होगा ये कि पी ने एस में तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, तभी तो ग्रुप है। मिसाल के तौर पे पी ने एस में 80% और ए में 25% इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये तो ग्रुप है और ग्रुप एसओएफपी बनेगी। पी की अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन ए अपीयर हो रही होगी। अब क्या वो वैसे ही आती रहे जितनी पी की बुक्स में आ रही है, या इसका कुछ और करना है, ये सिखाने लगा। पी और एस ग्रुप है और इसकी वजह से ग्रुप की पी ग्रुप एसओएफपी बनाएगा, लेकिन पी की अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन एस का क्या करते हैं ग्रुप में आके? पी की अपनी बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट इन एस आ रही है, ग्रुप बैलेंस शीट में क्या करते हैं? उड़ा के उसकी जगह सारी कंसोलिडेशन कर लेते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट इन ए का क्या करेंगे, ये सिखाने लगा। हम लोग सीखने लगे हैं कि ग्रुप बैलेंस शीट बनाते हुए एस के साथ क्या सलूक होता था, ये तो पढ़ लिया। जो पी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन ए आ रही है, उसका क्या करना है, ये पढ़ने लगे हम। इन्वेस्टमेंट इन ए will appear in group SOFP using equity method। इसके साथ जो सलूक होगा उसको कहते हैं इक्विटी मेथड। अच्छा, जैसे ग्रुप एसओएफपी बताई थी कुछ 5-6 एग्जाम्पल से, इसके लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। यानी मैं आप उसका बेसिक प्रोसीजर बता रहा हूं, फिर एडजस्टमेंट्स उसके बाद।
लायबिलिटीज देखें कितनी, सत्रह। Yes. है 17। ये देखें कितनी ऊपर तो नहीं निकल गई, नहीं 40, 44, 84, 13। 13. ओके, कैलकुलेटेड ये क्वेश्चन चल रहा है अभी। अस्सी हजार और 199 000 60 6 28 47 58। ये है वही सवाल। अच्छा, ये लाइनें चूंकि रश ज़्यादा मच गया, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, पी की एस में इन्वेस्टमेंट, पी की ए में इन्वेस्टमेंट और बाकी कोई और इन्वेस्टमेंट्स, एस की बाकी कहीं और इन्वेस्टमेंट्स, ए की बाकी कहीं और इन्वेस्टमेंट्स, और ये अदर एसेट्स मतलब पी वगैरह। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये अदर एसेट्स हैं।
अच्छा, इसका आसान काम तो मैं जल्दी जल्दी से करने लगा हूँ, आपके क्वेश्चन नोट करने तक मैं कर लूंगा। गुडविल, एस में इन्वेस्टमेंट है 58 लेस नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पे, कैपिटल 30, प्रीमियम 3, अदर रिजर्व्स 8, रिटेन अर्निंग्स 20, अट्ठाईस और 31 और 61, 80%, 48,800, 9,200। अदर रिजर्व्स पी के अदर रिजर्व्स 28,000, एड एस के अदर रिजर्व्स 14,000 लेस प्री 8,000, 6, 80%, 4800। यहाँ मैंने कुछ लाइनें छोड़ दी। रिटेन अर्निंग्स, पी की रिटेन अर्निंग्स 47, एड एस की रिटेन अर्निंग्स 36 लेस प्री 20, 16, 80%, 12,800। यहाँ भी मैंने कोई 2-3 लाइनें छोड़ दी। NCI, वैल्यू एट एक्विजिशन 61,000 का 20%, 12,800, 12,200। अदर रिजर्व्स में 6,000 का 20%, 1,200। रिटेन अर्निंग्स में 16,000 का 20%, 3,200। सवाल पूरा लिख लिया? ग्रुप SOFP, अदर एसेट्स 110 प्लस 90, गुडविल 90-200, अदर इन्वेस्टमेंट्स 9 प्लस 10, इन्वेस्टमेंट इन ए, ये है नई चीज जो सिखानी है। कैपिटल सिर्फ पेरेंट का, प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का,
अदर रिजर्व्स वहाँ से आने लगा है, रिटेन्ड अर्निंग्स वहाँ से आने लगी हैं, NCI 16,600, लाइबिलिटीज P प्लस S। चल अभी यहाँ तक जल्दी जल्दी पहुँचे। ये मैंने सारा पुराना काम किया है और इसमें अगर किसी को मसला है तो शर्म करे और डूब के मर जाए जाके। यहाँ तक जल्दी पहुँचे ताकि मैं आपको एसोसिएट बता सकूं। बड़ी देर लगा दी यार। है हाँ हाँ, बस ये मैंने कंक्लूड करना है कि हम कर क्या रहे हैं। यानी इस एग्जाम्पल से मैंने आपको बेसिक प्रोसीजर कराने हैं बस। कल फिर इसकी एडजस्टमेंट कराऊंगा सारी, और एक पास पेपर का सवाल बोर्ड पे मैं खुद करूंगा। फिर उसके बाद एक एक करके होमवर्क, फिर इसी तरह के एक दिन इनकम स्टेटमेंट और उसका सवाल, और बस होमवर्क। क्या अभी एक तो P और S है ना, फिर उसके बाद एसोसिएट का भी कर लूंगा। बड़ी देर लगा दी यार। ये मैंने अभी तक जितना सॉल्व किया ना, ये तो सादा P और S ही किया है। NCI
ये एस पे उन लोगों का हक है जो कंट्रोल नहीं कर रहे, जो कि इस सवाल में कितने परसेंट है? 20। कैलकुलेट कैसे किया? उस वक्त उनकी क्या वैल्यू थी, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होता तो मैं यहां फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई लिखता, प्लस तब से लेके आज तक अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स में उनका कितना हिस्सा है। ठीक है, ये एनसीआई की कैलकुलेशन का ये मैकेनिज्म है। हमने ए के कितने शेयर्स खरीदे हैं? 30%। अच्छा, असल में ऐसा है नहीं, जरूरी समझाने के लिए बता रहा हूं। फर्स्ट कर लेते हैं 70% किसी और ने खरीदे हैं। ए के 30 हमने खरीदे ना, 70 हो सकता है किसी और ने खरीदे हो, जरूरी नहीं है, लेकिन बता रहा हूं। अब जिसने 70 खरीदे होंगे वो ए को ग्रुप बैलेंस शीट बनाएगा। हमारी जो ए है वो उसकी सब्सिडरी होगी ना, वो उसको कंसोलिडेट करेगा, और वो अब हमें एनसीआई एनसीआई कह के छेड़ेगा। अब हम ए के 30% शेयर होल्डर हैं, तो वो जो 70% शेयर्स लिए हुए किसी ने, अगर वो कंसोलिडेशन करेगा अपनी बुक्स में, सारी ए कंसोलिडेट करेगा, और हम उसके लिए एनसीआई होंगे, और हमारी वो वैल्यू अपनी ग्रुप बैलेंस शीट में कुछ इसी तरह ही कैलकुलेट करेगा ना। किस तरह? उस दिन कितनी इन्वेस्टमेंट थी, प्लस उस दिन के बाद जितने ए ने अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग कमाए उस पे, तो हम अपनी ग्रुप बैलेंस शीट में अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इसी तरह से वैल्यू करके दिखाएंगे। यानी हम अब ये करेंगे कि जितने के हमने शेयर्स खरीदे थे वो तो खरीदे थे, प्लस उस दिन के बाद से आज तक ए के अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में हमारा 30% हिस्सा है, उसको हम अपनी उस इन्वेस्टमेंट में ऐड करके दिखाएंगे। यानी बिल्कुल आप वैसे समझ लें कि अगर वो कोई और 70% का ओनर अपनी ग्रुप बैलेंस शीट बनाता, ए को वो पूरा कंसोलिडेट करता, तो हमें वो एनसीआई कहता, तो हमारी फिगर वो कुछ इसी तरह से 30% पे निकालता। तो हम खुद ही इज्जत के साथ उस वैल्यू को अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट इन ए कह देंगे। अब वो कैसे करेंगे, प्लस माइनस कैसे करेंगे, वो बताता हूं। हमारा ए पे कंट्रोल है, तो फिर ए को कंसोलिडेट करें, तो फिर ए कंसोलिडेट नहीं होगा। ए कंसोलिडेट नहीं होगा। कंसोलिडेशन पी प्लस एस ही है, तो इसलिए अदर एसेट्स आ जाएंगे 2 लाख, अदर इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी 19,000, और लायबिलिटीज आ जाएंगी 75। तो एक तो हम ए को कंसोलिडेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंट्रोल नहीं है, तो पी प्लस एस प्लस ए नहीं होगा, पी प्लस एस बस। जो हमने ए में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितनी हमने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट रखी हुई है वो तो है ही है, 22,000। उस दिन इतने तो हम मालिक थे ही थे। ये जैसी इस जैसी चीज एनसीआई बन के सोचें तो इस जैसी चीज, उसके बाद अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स में एनसीआई वालों का हिस्सा, उसके बाद हमारा ए के अदर रिजर्व्स और ए की रिटेन अर्निंग में 30% हिस्सा, उसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे क्योंकि हमारा ए के प्रॉफिट्स रिजर्व्स में हिस्सा है, और अगर हमारे अदर रिजर्व्स और प्रॉफिट्स में हिस्सा है तो फिर प्रॉफिट्स में ऐड भी करेंगे इसको। यानी अब मैं लाल में बताने लगा हूं हम नया क्या कर रहे हैं। हम अदर रिजर्व्स में भी ए के अदर रिजर्व्स बिल्कुल जैसे एस करते हैं। आज कितने हैं? 11,000। तब कितने थे? हैं 5 नहीं थे? 30%। हम इसके 30% को अपना हक कह रहे हैं, तो अपने अदर रिजर्व्स में ऐड कर लेंगे, और चूंकि हम अपने रिजर्व्स में ऐड कर रहे हैं
तो हम कह रहे हैं कि हमारा उस पर हक है, तो यहां ऐड। और इसी तरह उस दिन से लेके ए की रिटेन अर्निंग्स पे हमारा हक आज कितनी है? 29,000। तब कितनी थी? 15। हम इसकी रिटेन अर्निंग पे अपना हक जता रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट में इसको ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट। तो अब हम अपनी बुक्स के अंदर यानी सॉरी ग्रुप बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन ए को 22,000 की बजाय 28,000 पे शो करेंगे। यानी जितने का तब शेयर खरीदे थे उस दिन से लेके आज तक एसोसिएट ने जो भी और कमाया उस पे 30 लगा के यहां भी ऐड और यहां भी ऐड। ये इक्विटी मेथड है। बाकी कंसोलिडेशन P+S बिल्कुल वही है जैसे पहले कर रहे हैं। सब कुछ सवाल यानी आपको जो एसोसिएट का सवाल आएगा वो P+S का नॉर्मल सवाल होगा, प्लस उसमें एसोसिएट की भी हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी एक्विजिशन से लेके एक्विजिशन में कह रहा हूं जब ए को खरीदा था उस दिन से लेके ए के अदर रिजर्व में हमारा हिस्सा यहां ऐड और ए की रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा यहां ऐड और यहां ऐड। इसको इक्विटी मेथड कहते हैं। तो अब अदर रिजर्व्स का फाइनल टोटल बन जाएगा 64। बस अब ग्रुप बैलेंस शीट होगी पूरी। इन्वेस्टमेंट इन ए आ गया 28,000, अदर रिजर्व्स बन गए 34,600 और रिटेन अर्निंग्स बन गई 64,000। अब देखें ग्रुप बैलेंस शीट इंशाल्लाह टैली होगी। ठीक है सर, 256। तो एसोसिएट को ग्रुप बैलेंस शीट में किस अमाउंट पे शो करना है, इस हरकत को इक्विटी मेथड कहते हैं। और विदाउट एनी एडजस्टमेंट बेसिक प्रोसीजर क्या है? जो उस दिन ए के शेयर्स खरीदे थे उस दिन के बाद ए के अदर रिजर्व्स में हमारा हिस्सा यहां ऐड और ए की रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा यहां ऐड। ये है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब इसकी एडजस्टमेंट्स वो कल कराता हूं, और अगर कल ही पूरा करके सवाल करा सका तो कल एक सवाल करा दूंगा, शुरू कर सका तो शुरू करके परसों सवाल पूरा कर दूंगा, और एक और कर सका तो एक और कर दूंगा। लेकिन फिर होमवर्क 1-2 दिन चलेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हैं?